वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर। दोस्तों आज की क्लास देखेंगे और आज की क्लास में हम देखेंगे वेव वाइंडिंग। इसके पहले पिछली क्लास में हमने लैप वाइंडिंग के बारे में बताया था। अब जो क्लास अब स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में वेव वाइंडिंग के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। चलिए दोस्तों, वेव वाइंडिंग क्या होता है देखेंगे। तो वेव वाइंडिंग जो होती है ये तरंग वाली वाइंडिंग होती है, मतलब तरंग की आकृति होती है इसकी जो आकृति मिलेगी आपको तरंग की तरह आकृति मिलेगी। और इस आकृति को आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ये वेव वाइंडिंग के लिए किस टाइप से वाइंडिंग करेंगे आप देख लीजिए। वेव वाइंडिंग कैसी होती है, तो ये वेव वाइंडिंग हो गई, ठीक है। इस तरीके से जो वाइंडिंग की जाती है ये वेव वाइंडिंग होती है। इस तरीके से जो वाइंडिंग की जाती है ये वेव वाइंडिंग होती है। अब यदि यहाँ से इतने भाग को हम मिटा दें, इतने भाग को हमने मिटा दिए, तो ये एक तरीके का वेव हो गया, तरंग की आकृति हो गई। ये इस तरीके से एक तरंग की आकृति हो गई। तो यहाँ पर ये जो एक पॉइंट हो गया, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, और ये हो जाएगा आपका एंडिंग पॉइंट। तो ये दो पॉइंट बनेंगे इसमें। किसी भी जब आप वाइंडिंग करेंगे तो इसमें ये जो कॉपर का कंडक्टर है इसमें दो पॉइंट बनेंगे। एक पॉइंट आपका स्टार्टिंग का होगा और दूसरा पॉइंट आपका एंडिंग का होगा। अब ये जो वेव वाइंडिंग की जाती है ये वेव वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग में ही फिटेड होती है। कहने का मतलब ये है वेव वाइंडिंग किस में की जाती है, आर्मेचर में। आर्मेचर में ही वेव वाइंडिंग की जाती है। लेकिन वेव वाइंडिंग कब करेंगे आप, जब आपको वोल्टेज अधिक चाहिए। जब वोल्टेज अधिक चाहिए जनरेटर से तब आप वेव वाइंडिंग करेंगे। चलिए, ये जो आकृति है तरंग के जैसे आकृति दिख रही होंगी आपको यहाँ से, इस टाइप से, इस टाइप से, ये इस टाइप से, इस टाइप से यहाँ पे करंट का फ्लो होगा। मतलब करंट यहाँ से इंटर करेगी और करंट इस कॉपर कंडक्टर से सर्कुलेट होते हुए यहाँ से आउटवर्ड हो जाएगी। तो ये इनवर्ड हो जाएगा और ये आउटवर्ड हो जाएगा। करंट यहाँ से एंट्री करेगी इस कॉइल में और यहाँ से आउट हो जाएगी। तो इस तरीके की जो आकृति आपको देखने मिलेगी ये आकृति वेव वाइंडिंग की कहलाती है। क्लियर है स्टूडेंट सभी को। अब देखेंगे ये जो वेव वाइंडिंग है ये वेव वाइंडिंग आर्मेचर की ही वाइंडिंग होती है, अर्थात कि आर्मेचर में की जाती जो वाइंडिंग वही वेव वाइंडिंग होती है। अर्थात कि आपको मालूम है ये जो आर्मेचर होता है ये रोटेटिंग पार्ट है, रोटेट होने वाला पार्ट होता है ये। तो ये जो वेव वाइंडिंग होगी जब हमें अधिक वोल्टेज चाहिए तब हम वेव वाइंडिंग करेंगे और ये आर्मेचर वाइंडिंग ही कहलाएगी। आर्मेचर वाइंडिंग ऐसी वाइंडिंग होती है जो रोटेट होती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देती है। तो डिपेंड यही करता है कि जो आर्मेचर की वाइंडिंग है उसी में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। मतलब वोल्टेज किस में पैदा होगा, आर्मेचर की वाइंडिंग में ही वोल्टेज पैदा होगा। तो इसके जो टर्मिनल आपको देखने मिलेंगे आर्मेचर की वो इस टाइप से मिलेंगे, A1 A2। किस टाइप से मिलेंगे, A1 A2। तो जो A1 होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और A2 एंडिंग पॉइंट। तो ये जो आर्मेचर को A1 और A2 से शो किया जाता है। जब भी आप किसी सर्किट में कनेक्शन देखेंगे तो उसमें 6 टर्मिनल आपको कंपाउंड जनरेटर में मिलेंगे और यहाँ पर 6 टर्मिनल में इस टाइप से 1 2 3 4 5 6। तो ये ऊपर वाला जो भाग है यहाँ पर इस टाइप से A1 A2 लिखा रहेगा। तो ये आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर कोई आर्मेचर है, ये आर्मेचर हो गया। और आर्मेचर का ये यदि स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये स्टार्टिंग पॉइंट इससे कनेक्ट हो जाएगा और एंडिंग पॉइंट इससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये A1 हो जाएगा और ये A2 हो जाएगा। इस टाइप से कनेक्शन किया जाता है। तो ये टर्मिनल बॉक्स का कनेक्शन है। क्लियर है सभी को। तो इस तरीके से ये जो वेव वाइंडिंग है जब हमें अधिक वोल्टेज की आवश्यकता हो तब ही वेव वाइंडिंग हम करेंगे। चलिए, जिस आर्मेचर वाइंडिंग में कॉइल के संयोजन सिरे किससे जुड़े होते हैं, कम्यूटेटर से जुड़े होते हैं और कम्यूटेटर पर निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। मतलब कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसा स्टेप बाय स्टेप ये जो कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से यहाँ पर ये जो कॉपर कंडक्टर है अर्थात कि ये कंडक्टर यहाँ आके जुड़ जाते हैं। तो ये जो है कम्यूटेटर पर क्या हो जाएंगे, निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। मतलब कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा। इसमें स्टेप बाय स्टेप ऐसी तरंग की आकृति में
जो वाइंडिंग है वो लपेटी जाएगी, और लपेटने के बाद उसका जो सिरा बचेगा, लास्ट अंतिम और स्टार्टिंग और अंतिम सिरा, उसे ये जो कम्यूटेटर सेगमेंट है इसमें इसको क्या कर देंगे हम, सोल्डरिंग कर देंगे। तो ये जो यहाँ पर कम्यूटेटर सेगमेंट है इन दोनों के बीच में, हाँ कम्यूटेटर सेगमेंट की बात करें तो कम्यूटेटर सेगमेंट में कम्यूटेटर का जो खांचा होता है, दो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में माइका का इंसुलेशन होता है, सभी को पता है। दो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में माइका का इंसुलेशन होता है ताकि दोनों एक दूसरे से शॉर्ट ना हो। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है, क्लियर है। अब यहाँ पर इसमें ये जो वेव वाइंडिंग होती है, वेव वाइंडिंग को हमने सिंपल शब्दों में समझा है, जो तरंग की आकृति में हो, ऐसी वाइंडिंग जो तरंग की आकृति में हो वो वेव वाइंडिंग कहलाएगी। और आपको मालूम है इसका जो शेप है यहाँ पर वी बना रहा है, वी बना रहा है कि नहीं शेप। तो आपको यही समझना है कि वेव वाइंडिंग वोल्टेज अधिक पैदा करने के लिए किया जाता है, इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। तो इस प्रकार एक कॉइल क्या होता है, इसमें का दूसरा सिरा अन्य कॉइल के प्रथम सिरे से जुड़ते जाता है। चलिए देखेंगे, ये प्रथम सिरा, ये दूसरा सिरा हो गया, इसका मतलब अंतिम सिरा हो गया। अब ये दूसरी कॉइल है, देखो ये पहली कॉइल, ये दूसरी कॉइल, तो ये पहली कॉइल यहाँ पर खत्म हुई, अब ये दूसरी कॉइल का ये पहला सिरा हो गया, तो भैया इसका अंतिम और इसका प्रथम दोनों जुड़े कि नहीं। तो यही चीज यहाँ पर बोला गया है, कॉइल का दूसरा सिरा और अन्य कॉइल का प्रथम सिरा, ये दोनों आपस में यहाँ पर आके क्या हो गए, जुड़ गए। समझ में आ रहा है सभी को। तो ये इस तरीके से जुड़े रहते हैं। और ये वाइंडिंग जो है वो सिंप्लेक्स मल्टीप्लेक्स दोनों प्रकार की होती है, सिंप्लेक्स टाइप की भी होती है और मल्टीप्लेक्स टाइप की भी होती है। मतलब सिंप्लेक्स में क्या होगा भाई, एक ही कॉइल होगी ऐसे लपेटी हुई, और मल्टीप्लेक्स में दो या दो से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक हो जाएगी तो कैसा हो जाएगा भाई, ये जैसे कॉइल है ऐसी एक कॉइल और होगी, यहाँ से इस टाइप से इस टाइप से इस टाइप से इस टाइप से, ये डबल हो गई, हुई कि नहीं, ये बना दी हमने, ये डबल हो गई, निकल गई, तो दो कॉइल हो गई इसमें। अब यदि तीसरी होगी तो ये भी इस टाइप से ही बनेगी, बनेगी कि नहीं। तो इस टाइप से जो ये वाइंडिंग है वेव वाइंडिंग की जाती है। तो जब वेव वाइंडिंग करने के पीछे रीज़न यही है कि हमें वोल्टेज अधिक पैदा करना हो, ऐसी स्थिति में हम वेव वाइंडिंग करते हैं। तो अब इसकी कुछ लिमिटेशन है, कुछ शर्तें हैं, इनकी शर्तें देखेंगे तो वेव वाइंडिंग कुछ लिमिटेशन क्या है देखेंगे। अब इसका जो फार्मूला होता है इसके बारे में जानेंगे हम। डीसी जनित्रित की वेव वाइंडिंग निम्न शर्तों को पूर्ण करने के लिए सक्षम होती है या साबित होना चाहिए। तो सबसे पहले तो एवरेज पिच, मतलब कि औसत पिच, क्या होगा औसत पिच, उसमें देखा था हमने औसत पिच, और ये देखा था हमने वेव वाइंडिंग, ठीक है, ये हमने देखा था वेव वाइंडिंग में। मतलब ये जो लिखा है ये वेव वाइंडिंग का औसत पिच निकाला गया है, और ये जो निकाला गया है ये लेप वाइंडिंग का औसत पिच है। ये किसका है, लेप वाइंडिंग का औसत पिच है। और आपको पता है लेप वाइंडिंग कब की जाती है, जब करंट हमें अधिक चाहिए, मतलब हमें पावर के रूप में, जब आउटपुट के रूप में करंट अधिक चाहिए तब हम लेप वाइंडिंग करेंगे। तो ये जो L लिखा है इसी को आप I समझ लीजिए, तो आपको याद में रहेगा कि लेप वाइंडिंग में करंट अधिक के लिए करते हैं, और वेव वाइंडिंग में यहाँ पर W लिखते हैं, तो आप इसी को V के मान से समझ लीजिए, इसमें वोल्टेज अधिक बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा। मतलब आपके ट्रिक कई प्रकार के हो सकते हैं, आपको जिस तरीके से याद रखना है उस तरीके से आप याद रख सकते हैं। क्लियर है सभी को। अब देखो यहाँ पर औसत पिच देखेंगे, एवरेज पिच के बारे में पूछा गया है, तो ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों सेम है, चेंजेस कुछ नहीं है। चेंज इसलिए नहीं है क्योंकि भैया इसमें भी स्पेस उतना ही बनेगा, पिच उतना ही बड़ा मिलेगा, पिच उतना ही बड़ा मिलेगा, चाहे भाई इस साइड से खेलो चाहे उस साइड से खेलो। ये क्रिकेट की पिच हो गई, आप यहाँ से इस साइड भी यदि आप बैटिंग करते हैं तो भी आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पेस तो उतना ही मिलेगा ना, या आप यहाँ बैटिंग करें तो आपको स्पेस यहाँ पर भी उतना ही मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर चौड़ा है और यहाँ नैरो हो गया, ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है। वैसे इसमें भी वैसा ही है, लेप वाइंडिंग में भी पिच उतनी चौड़ी मिलेगी आपको, और वेव वाइंडिंग में पिच उतनी ही चौड़ी मिलेगी, कोई अंतर नहीं रहेगा। बस हमारे वाइंडिंग करने का तरीका बस अलग है थोड़ा सा।
क्योंकि वाइंडिंग हम जिस तरीके से करेंगे उस तरीके से हमें वोल्टेज प्राप्त होगा। जितना ज़्यादा फ्लक्स कटेगा उतना ज़्यादा वोल्टेज बनेगा। तो वही वाइंडिंग करने के तरीके डिफरेंट होने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट तरीके से पैदा होती है। चलिए अब यदि यहाँ पर हम देखें तो औसत पिच YB इज इक्वल टू YF दिया हुआ है। Y देखो एवरेज पिच इसी को औसत पिच कहेंगे, YB प्लस YF अपान 2 दिया हुआ है। सेकेंड YA इज इक्वल टू Z प्लस माइनस 2A अपान P। अब ये ऐसा क्यों दिया हुआ है भैया? कम्यूटेटर पिच यहाँ पर दिया गया YC इज इक्वल टू YA, तो ये होता है एवरेज पिच। YA क्या दिया हुआ है? एवरेज पिच। ये YA क्या दिया हुआ है? एवरेज पिच। और यहाँ पर YC क्या दिया है? कम्यूटेटर पिच। तो एवरेज पिच जो है अर्थात कि YA एवरेज पिच ये कम्यूटेटर पिच के बराबर होता है, दोनों बराबर मिलेंगे। कम्यूटेटर पिच इज इक्वल टू एवरेज पिच, मतलब कि जितनी औसत पिच होगी उतनी ही कम्यूटेटर पिच भी होगी। अब कम्यूटेटर पिच का मतलब क्या है? कम्यूटेटर जो बना हुआ है आपका, कम्यूटेटर यूज करते हैं हम भाई, जो लास्ट में आर्मेचर वाइंडिंग होती है उस आर्मेचर वाइंडिंग की जो टर्मिनल है वो सीधे कहाँ पर जाके जुड़ते हैं? कम्यूटेटर में ही जाके जुड़ते हैं, है कि नहीं? तो आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो कम्यूटेटर में ही जाके जुड़ता है। तो कम्यूटेटर का जो पिच होगा वही चौड़ाई, वही आकृति, सेम सारी चीजें आपको किसका मिलेगा? एवरेज पिच का मिलेगा। क्लियर है सभी को? उसको लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप कम्यूटेटर पिच और आर्मेचर पिच ये दोनों बराबर होंगे और इनका जो रिजल्टेंट पिच होगा, रिजल्टेंट पिच का मतलब ये होता है कि ये जो YR लिखा हुआ है, देखो ये YR जो लिखा है ये रिजल्टेंट पिच है, और ये जो YB प्लस YF जो लिखा हुआ है तो ये होता है फ्रंट पिच। YF यानी क्या हो जाएगा? फ्रंट पिच। और ये जो YB लिखा है ये क्या हो जाएगा? बैक पिच। तो ये फ्रंट पिच और बैक पिच का संयोजन रिजल्टेंट अर्थात कि परिणामी पिच होता है। अब ये जो पिच है इसके बारे में विस्तृत कब पढ़ेंगे हम? जब हम वाइंडिंग पढ़ेंगे, डीसी जनरेटर की जब हम वाइंडिंग पढ़ेंगे, ये जो वाइंडिंग है कैसे लपेटी जाती है इसको जब पढ़ेंगे तो हम फ्रंट पिच भी पढ़ेंगे, बैक पिच भी पढ़ेंगे, कम्यूटेटर पिच भी पढ़ेंगे, एवरेज पिच भी पढ़ेंगे। तो उसमें और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा आपको कि ये जो सर फ्रंट पिच और बैक पिच और कम्यूटेटर पिच पढ़ा रहे हैं तो वेव वाइंडिंग में क्वेश्चन कैसा बनता है, ध्यान से सुनिए। वेव वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच किसके बराबर होता है? तो आपको बताना है वेव वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच एवरेज पिच के बराबर होता है या औसत पिच के बराबर होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें याद रखना पड़ेगा। इसमें समांतर पथों की जो संख्या होती है उसको A से शो किया जाता है और कल की क्लास में हमने ये बताया गया था। तो यदि मल्टीप्लेक्स, देखो यदि आप वाइंडिंग में सिंप्लेक्स करते हैं या मल्टीप्लेक्स करते हैं तो मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग करेंगे तो आपको फिर ये 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसलिए 2 इंटू A दिया हुआ यहाँ पर 2 के साथ क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, क्योंकि समांतर पथों की संख्या A इज इक्वल टू 2 और A इज इक्वल टू P। तो लेप वाइंडिंग में आपको समांतर पथों की संख्या किसके बराबर मिलेगी? पोल के बराबर मिलेगी। जितने पोल की संख्या होगी उतनी समांतर पथों की संख्या होगी। किसमें? लेप वाइंडिंग में। परंतु वेव वाइंडिंग में A इज इक्वल टू 2 रखना पड़ेगा, अर्थात कि समांतर पथों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, 2। ये कब के लिए होगी? सिंप्लेक्स के लिए होगी। किसके लिए होगी? सिंप्लेक्स। और यदि ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, क्वाड्रप्लेक्स है तो फिर इसके साथ वो जो A है वो गुणा हो जाएगा। तो बात अब निकाल लेंगे उस तरीके से। तो फार्मूला क्या बनेगा? समांतर पथों की संख्या A इज इक्वल टू 2 इंटू A। तो ये जो A है एक्स्ट्रा जो कंडक्टर आप लगाते हैं
अर्थात कि समांतर पथों की संख्या में एक्स्ट्रा कंडक्टर लगाते हैं। एक्स्ट्रा कंडक्टर क्या होता है, जैसे कि ये एक कंडक्टर था, दूसरा भी लगा दिया आपने और तीसरा भी लगा दिया, मतलब ट्रिप्लेक्स कर दिया ना उसको। तो ट्रिप्लेक्स कर दिए भैया, मतलब कि 3 कंडक्टर हो गए यहाँ पे, तो एक को छोड़ो, 2 और 3, तो फिर यहाँ पर 2 का गुणा हो जाएगा। इस तरीके से आप उसको कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, तब आपको पूरी चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग को समझने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा हम चलेंगे और 5 मिनट में फिर क्लास ख़त्म करेंगे हम। वेव वाइंडिंग और लेप वाइंडिंग में थोड़ा सा अंतर क्या होता है ये देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो लेप वाइंडिंग के बारे में की गई है। लेप वाइंडिंग कब करते हैं, जब हमें करंट अधिक चाहिए। वेव वाइंडिंग कब करते हैं, जब हमें वोल्टेज अधिक चाहिए। भाई अब करंट अधिक चाहिए तो ये आपको मालूम है, ये जो लेप वाइंडिंग का कंस्ट्रक्शन जो होता है वो एक कॉइल के ऊपर दूसरा कॉइल होता है, मतलब कॉइल एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, चढ़ी हुई होती है, इसीलिए इसको लेप वाइंडिंग करते हैं। और वेव वाइंडिंग का ऐसा है कि ये श्रेणी में होती है, ऐसी सीरीज में होती है ना, वेव की आकृति में होती है, इसीलिए इसको वेव वाइंडिंग कहते हैं। सेकंड पॉइंट दिया है, ये समांतर वाइंडिंग कहलाती है। लेप वाइंडिंग समांतर वाइंडिंग कहलाती है, पैरेलल में होते हैं सब एक दूसरे के, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा पैरेलल मतलब समांतर वाइंडिंग, और ये वाइंडिंग जो हो जाएगी वेव वाइंडिंग, ये हो जाएगी श्रेणी वाइंडिंग, क्योंकि ये तरंग की आकृति में होता है। इस टाइप से तरंग की आकृति देखिए भैया, ये हो गया ऐसा, ये हो गया ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा, दिख रहा है आपको, श्रेणी में है, तो ये श्रेणी में हो जाएगी, मतलब कि तरंग की आकृति में है। थर्ड पॉइंट है समांतर पथों की संख्या, इसमें किसके बराबर होती है, पोल की संख्या के बराबर होती है, इसीलिए तो इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया A = P। और इसमें समांतर पथों की संख्या क्या होती है, YC = YA, मतलब जितना कम्यूटेटर पिच उतना एवरेज पिच। तो कम्यूटेटर पिच और एवरेज पिच दोनों बराबर होते हैं, तो समांतर पथों की संख्या A = कितना हो जाएगा, 2। फिर इसके साथ हम गुणा करेंगे जितना फ्लेक्स होगा, ठीक है। इसमें भी जितने क्वाड फ्लेक्स ट्रिप्लेक्स हो गए हैं तो इसमें गुणा हो जाएगा, मतलब A = P इंटू जितने फ्लेक्स होंगे उसको इंटू करना पड़ेगा। कम्यूटेटर पिच YC, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, YC मतलब कम्यूटेटर पिच, तो YC = ±1 इंटू फ्लेक्स। तो ये इसको आपको याद रखना पड़ेगा। और इसमें वेव वाइंडिंग जो है, इसमें कम्यूटेटर पिच देखेंगे तो YC दिख रहा है आपको कम्यूटेटर पिच, तो ये हो जाएगा 2 इंटू प्लेक्स, मतलब सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, क्वाडप्लेक्स, ये आपको याद रखने को पड़ेगा। और ये पोलों की संख्या, तो ये इस तरीके से ये इसका फार्मूला बनता है। फिफ्थ पॉइंट है, यह वाइंडिंग किसी भी आर्मेचर में स्थापित की जा सकती है। कोई भी नॉर्मल कोई भी आर्मेचर होगा उसमें आप लेप वाइंडिंग कर सकते हैं। हम जो आज प्रैक्टिकल की है उसमें करंट का मान हमें क्या मिल रहा था, अधिक मिल रहा था कि नहीं, तो उसमें कौन सी वाइंडिंग होगी भैया, लेप वाइंडिंग होगी। वेरी गुड, क्योंकि वोल्टेज कम मिल रहा था। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। यह वाइंडिंग तभी स्थापित की जा सकती है जब कम्यूटेटर पिच कितना हो, पूर्ण संख्या में प्राप्त हो, मतलब प्राइम जोड़े जोड़े में हो, पेयर में हो, पेयर में हो, समान अंक हो, विषम अंक नहीं होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। हाँ 2 4 6 8 10, ठीक है। कम विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है किस में होता है भैया, लेप वाइंडिंग में, क्योंकि विद्युत वाहक बल भी एक प्रकार का क्या है, वोल्टेज ही है, इसलिए इसमें वोल्टेज क्या बनता है, कम बनता है, और करंट क्या बनता है, इसीलिए लेप वाइंडिंग में करंट अधिक और वोल्टेज कम बनता है। वैसे अधिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो आपको मालूम भैया EMF क्या है, एक प्रकार का वोल्टेज है, तो यहाँ पर वोल्टेज तो अधिक बना कर देगा ही। उसके बाद 7th जो लास्ट पॉइंट है, अधिक विद्युत धारा क्षमता वाली मशीनों के लिए इसका उपयोग करते हैं, मतलब कि जिसमें हमको करंट ज़्यादा चाहिए, करंट पैदा करना ज़्यादा, वहाँ पर इसका उपयोग करते हैं। और जहाँ पर हमें वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, ऐसी मशीनों में वोल्टेज ज़्यादा मशीन मतलब अधिक वोल्टेज वाली मशीनों के लिए यह उपयुक्त होता है। तो जहाँ वोल्टेज ज़्यादा चाहिए इसको लगाएंगे हम। तो आपको मालूम है जब बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं वहाँ पर वोल्टेज की आवश्यकता होती है, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, तो वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे हम,
वेव वाइंडिंग का उपयोग करेंगे, क्योंकि वोल्टेज अधिक पैदा करके वही देगा। तो इस तरीके से आप लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग को समझ सकते हैं। इसके बाद की जो क्लास है लेमिनेटेड कोर, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।